साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इससे पूर्व हमने समास के कई सारे वीडियो बनाए हैं, कारक के बनाए हैं, संधि के प्राक कथन पे जो है 50-50 के प्रश्नोत्तरी जो है जिसमें प्रश्नोत्तरी बनाया गया है वह भी बनाया हूँ। वह भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे ऊपर जो है आपको कल ही पाठ पढ़ाया जा चुका है। आज हम इससे जो सप्तमी विभक्ति का नियम है वहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। कह रहे हैं भैया, जब सप्तम्यंत शब्द सौंड, चतुर, धूर्त, कितव, सठ, प्रवीण, संवात, भूषित, अंतर, अधि, पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्व, बंध इन शब्दों में से किसी के साथ आवे जैसे, तो उनमें क्या हो जाता है, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है। कह रहे हैं भैया, जब सप्तम्यंत शब्द जो है सौंड, अर्थात सौंड किसको कहते हैं, चतुर को कहते हैं, धूर्त, कितव, सठ, प्रवीण, संवित, भूषित, अंतर, अधि, पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक और बंध इन शब्दों में से किसी के साथ आवे जैसे अक्षेषु सौंडः। तो यहाँ पर अक्ष शब्द के योग में सौंड आया हुआ, इसीलिए अक्षेषु सौंडः, अक्ष सौंडः सप्तमी तत्पुरुष करके बन गया। प्रेमणि धूर्तः, देखिए यहाँ पर धूर्त शब्द भी कहा गया, तो धूर्त शब्द के उदाहरण दे रहे हैं। प्रेमणि धूर्तः, प्रेम में जो धूर्त हो, तो प्रेम धूर्तः सप्तमी तत्पुरुष के से बन गया। द्यूते कितवः, अब देखिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे यहाँ पर कितव शब्द भी दिया है। कितव का मतलब क्या होता है, कितव का मतलब सठ होता है। तो द्यूते कितवः अर्थात द्युत क्रीड़ा में धूर्त। सभायाम पंडितः, सभा पंडितः, सभा पंडितः, देखिए जो प्रवीण शब्द या प्रवीण के वाचक जो शब्द रहे तो उनमें क्या हो जाता है, सप्तमी तत्पुरुष हो जाता है। इसीलिए सभायाम पंडितः, सभा पंडितः, यह जो है पंडित शब्द जो है प्रवीण का वाचक है, अर्थात जो प्रवीण होते हैं कोई सी कला में, या तो पढ़ाई लिखाई में हो या किसी में हो, तो उसके वाचक पंडित शब्द हैं। तो प्रवीण के योग में जो है यहाँ पर क्या हो गया, सभायाम पंडितः और सभा पंडितः सप्तमी तत्पुरुष समास करके बन गया। फिर आ गया आतपे शुष्कः, यहाँ पर देखिए शुष्कः संवित अर्थात भूषित, यह जहाँ पर अर्थ हो वहाँ पर भी सप्तमी तत्पुरुष होता है। तो यहाँ पर भूषित अर्थ में जो है आतपे शुष्कः, आतप शुष्कः सप्तमी तत्पुरुष समास करके आतप शुष्कः बन गया। कटाहे पक्वः, अब यहाँ पर जो है पक्व शब्द, पक्व शब्द के योग में क्या हो गया, ये यहाँ पे देखिए पक्वः, पक्व शब्द के योग में क्या हो गया, कटाह पक्व सप्तमी तत्पुरुष समास करके। मित्रों, यहाँ पर जो आतपे शुष्क है, ये जो शुष्क शब्द है उसके योग में है। यहाँ पर भाषित शब्द भूषित शब्द के अर्थ में नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। अब कह रहे हैं चक्रे बंध, बंध शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति करके चक्रबंध सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। अब आगे आता है जब ध्वांक्ष, अर्थात ध्वांक्ष किसको कहते हैं, तो हिंदी में ध्वांक्ष जो है कौवा को कहते हैं। शब्द अथवा इसके समान अर्थ रखने वाले शब्दों के साथ निंदा करने के लिए आए तो सप्तमी विभक्ति होती है। अब आ गया तीर्थे ध्वांक्षः, तीर्थ ध्वांक्षः, तो यहाँ पर जो है तीर्थ का कौवा अर्थात लोलुप, तो यहाँ पर जो है ध्वांक्ष के योग में क्या हो गया, सप्तमी तत्पुरुष करके तीर्थ ध्वांक्षः ऐसा प्रयोग बन गया। श्राद्धे काकः, श्राद्ध काकः, यहाँ पर काक शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति करके श्राद्ध काकः ऐसा प्रयोग बन गया। अब कहते हैं भैया समानाधिकरण तत्पुरुष समासः, समानाधिकरण तत्पुरुष समास को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो नियम नंबर 111 में कहा जा रहा है, क नंबर में, समानाधिकरण का अर्थ है ऐसी वस्तुएं जिनका अधिकरण समान अर्थात एक हो।
कह रहे हैं भैया समानाधिकरण का जो है यह अर्थ होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनका अधिकरण क्या हो, समान हो, अर्थात एक हो। यदि गोविंद और श्याम एक ही आसन पर बैठे हो तो वह आसन उन दोनों का समानाधिकरण हो गया। कह रहे हैं भैया गोविंद और श्याम यदि एक ही आसन पर बैठा होगा तो गोविंद और श्याम का समानाधिकरण क्या हो गया, एक अधिकरण क्या हो गया, तो आसन हो गया। किंतु यदि दोनों अलग अलग आसनों पर बैठा हो तो अलग अलग अधिकरण हुआ। किंतु यदि राम और श्याम जो है दोनों अलग अलग आसन पर बैठा रहेगा तो अलग अलग क्या हो जाएगा, दोनों का अधिकरण हो जाएगा। अब कह रहे हैं भैया अर्थात अलग अलग अधिकरण का मतलब क्या हुआ, व्यधिकरण हो गया। अर्थात जिनका समान अधिकरण न हो उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यधिकरण कहते हैं। इसी प्रकार यदि एक ही समय में दो मनुष्य उपस्थित हो तो उनकी उपस्थिति समानाधिकरण हुई। इसी प्रकार यदि एक ही समय में दो मनुष्य जो है उपस्थित हो तो उनकी उपस्थिति क्या कहलाएगी, समानाधिकरण कहलाएगी। यदि भिन्न भिन्न दो समय में हो उपस्थित तो व्यधिकरण हुई। यदि भिन्न भिन्न समय में उपस्थित होंगे तो वह व्यधिकरण कहलाएगी। इसी प्रकार शब्दों के विषय में भी है, इसी प्रकार शब्दों के विषय में भी है। अब मित्रों यहाँ पर यह टिप्पणी में लिखते हैं सप्तमी सौंडेह। सौंडेह तो सप्तमी सौंडेह जो है अर्थात सप्तम्यंत शब्द जो है वह सौंदादि गण, जो सौंडादि गण है उस गण में पठित शब्दों के साथ समास होता है और वह समास जो है तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे अक्षेषु सौंडः, तो यहाँ पर जो सौंडादिगण पठित शब्द है इसी कारण क्या हो गया, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब जो है सूत्र आ गया सिद्ध शुष्क पक्व बंधश्च। सिद्ध शुष्क पक्व बंधश्च, इस सूत्र के द्वारा आतप शुष्क, आतपे शुष्क अर्थात शुष्क शब्द यदि पर में रहे तो क्या होता है, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो आतपे शुष्क आतप शुष्क ऐसा प्रयोग बन जाता है। फिर इसी में देखिए पक्व शब्द आया हुआ है, तो इसीलिए जब पक्व शब्द यदि रहता है तो उसके साथ सप्तमी तत्पुरुष होता है। स्थाल्याम पक्वः, स्थाली पक्वः ऐसा प्रयोग बन जाता है। अब आ जाता है यहाँ पर बंध शब्द भी है, बंधश्च, तो बंध शब्द के साथ भी क्या होता है, सप्तमी तत्पुरुष होता है। चक्रे बंधा चक्रबंधः। अब सूत्र आ गया तीसरा सूत्र ध्वांग छेन छेपे। ध्वांग छेन छेपे सूत्र आ गया। ध्वांग छेन छेपे सूत्र के द्वारा जो है कहा जा रहा है भैया ध्वांग, और ध्वांग जो है वो कहते हैं हम किसको कहते हैं, काक को कहते हैं, कौआ हो तो छेपे अर्थ में अर्थात फेंकने के अर्थ में यदि रहे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सप्तमी विभक्ति हो जाती है। और ध्वांग छेने त्यर्थ ग्रहणम, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रयोग क्या बन जाता है, तीर्थ ध्वांग छह, अर्थात तीर्थे इव अंक्षः इव, यह इसका व्युत्पत्ति करेंगे और तीर्थ ध्वांग छह प्रयोग बना लेंगे। इसी प्रकार तीर्थ काकः, तीर्थे काक इव तीर्थ काकः, यहाँ पर ये प्रयोग बन जाएगा। जब हम आगे ये प्रयोग मित्रों यहाँ पर इसीलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आगे जो है हम यह सब प्रयोग पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं तो कहा जा रहा है राज्ञः पुरुषः। इसमें आवश्यक नहीं है कि राजा उसका पुरुष दोनों एक स्थान और एक समय में ही हो, इसीलिए वह समानाधिकरण नहीं है। अब का भैया राज्ञः पुरुष में जो है यह आवश्यक नहीं है कि राजा और उसका पुरुष जो है दोनों एक स्थान पर हो, अर्थात एक ही समय में हो, एक ही स्थान पर, इसीलिए यह समानाधिकरण जो है राजपुरुष नहीं है। कृष्णा सर्पः, कृष्णा सर्पः में क्या है, तो यहाँ पर समानाधिकरण है। यहाँ कालापन सांप के साथ साथ वह सांप जहाँ और जिस समय में रहेगा वो कालापन भी उसके अर्थात सांप के साथ साथ रहेगा।
नहीं तो उसका कृष्ण सर्पः नहीं कह सकेंगे, नहीं तो उनको कृष्ण सर्प ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए इस उदाहरण में क्या है, समानाधिकरण है, समानाधिकरण इस उदाहरण में है, कह रहे हैं। अब कह रहे हैं भैया जो तत्पुरुष समास का लक्षण ऊपर आए हैं, कह रहे हैं भैया तत्पुरुष समास का लक्षण जो है ऊपर में हम बता आए हैं कि ऐसा समास जिसका प्रथम शब्द दूसरे का विशेषण स्वरूप हो। ऊपर में ये जो तत्पुरुष का लक्षण बताए हैं वह ऐसा बताएं जिसका प्रथम शब्द दूसरे का विशेषण स्वरूप हो, उसकी तत्पुरुष संज्ञा तत्पुरुष समास हम कहते हैं। ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें समास आए हुए दोनों शब्दों का समानाधिकरण हो, वह समानाधि तत्पुरुष अथवा कर्मधारय तत्पुरुष कहलाता है। अब कह रहे हैं भैया ऐसा समास जो कि तत्पुरुष समास जिसमें आए हुए दोनों शब्द क्या हो, समानाधिकरण हो, समान अधिकरण में हो, तो उसका क्या हो जाएगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय क्या होता है, तत्पुरुष का ही एक भेद है। कर्मधारय समास की क्रिया समास के दोनों शब्दों को धारण करता है। कर्मधारय समास क्रिया समास के दोनों शब्दों को क्या करता है, धारण करता है। इसलिए यह नाम पड़ा है। कृष्णः सर्पः अपसरपति। इस वाक्य में सर्प जब क्रिया करता है तो कृष्णत्व उसके साथ रहता है। कह रहे हैं भैया कृष्णः सर्पः में जब जो है सर्प जब क्रिया करता है तो कृष्णत्व जो कालापन है वह भी सर्प के साथ रहता है, सांप के साथ रहता है। राज्ञः पुरुषः अपसरपति, राजा पुरुष के साथ नहीं है। अब आ गया व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधि तत्पुरुष में मोटे तौर पर यह भेद है। कह रहे हैं भैया व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष में मोटे तौर पर यदि हम भेद देखें तो इसमें यह भेद है कि पहले में समास का प्रथम शब्द प्रथमा छोड़कर और किसी विभक्ति में होते हैं। जो पहले में जो है वह समास का प्रथम शब्द छोड़ करके किसी और विभक्ति में होता है और दूसरे में जो है प्रथमा में ही रहता है, ऐसा कह रहे हैं। अब जो है कर्मधारय समास में प्रथम शब्द या तो द्वितीया का विशेषण होना चाहिए और द्वितीया शब्द संज्ञा होना चाहिए। कर्मधारय समास में कह रहे हैं भैया प्रथम शब्द या तो द्वितीया का विशेषण होना चाहिए या द्वितीया शब्द जो है वह संज्ञा होना चाहिए, अथवा दोनों जो है वह संज्ञा हो, अथवा क्या हो, दोनों ही संज्ञा हो, किंतु प्रथम विशेषण स्थानीय अथवा दोनों विशेषण हो जिसमें समय पड़ने पर किसी तीसरे शब्द का संयुक्त विशेषण रहे। नीचे कई प्रकार के कर्मधारय समास दिखाए जाते हैं। अब कह रहे हैं नीचे जो है आपको कई प्रकार के कर्मधारय तत्पुरुष समास दिखाए जाएंगे। तो 112 नंबर के नियम में कहा जा रहा है जब प्रथम शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो तो उस कर्मधारय समास को विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास कहते। अब कर्मधारय में भी जो है उनके भेद विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास के कह रहे हैं। जब प्रथम शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो तो उस कर्मधारय समास को विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास कहते हैं। कौन से सूत्र से, तो कहते हैं भैया तत्पुरुषः समानाधिकरणः, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुष से क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण पूर्वपद हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। तत्पुरुषः समानाधिकरणः। अब तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय, अर्थात इसका क्या हो गया, समानाधिकरणः, जिनका क्या हो, समान अधिकरण वाला, अर्थात पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही एक विभक्ति में होने पर, पूर्व पद और उत्तर पद जो है यदि पूर्व पद प्रथमा विभक्ति में है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति में ही हो, और यदि पूर्व पद द्वितीया विभक्ति में हो तो उत्तर पद भी द्वितीया विभक्ति में ही हो, तो क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास की कर्मधारय संज्ञा हो जाती है। वह कर्मधारय समास जो है एक तत्पुरुष का ही भेद है।
और कह रहे हैं भैया पूर्वोत्तर पद समान विभक्ति वाले पद में कहीं विशेषण तो कहीं विशेष, कहीं उपमान तो कहीं उपमेयवाची शब्दों का प्रयोग होता है। अतः कर्मधारय समास में पदों के आधार पर उसे विशेष नाम दिए जाते हैं। विशेषणम विशेष्येन बहुलम, अब यह सूत्र आ गया। इस सूत्र के द्वारा कह रहे हैं जो विशेषणम विशेष्येन बहुलम, विशेषण विशेष्यवाची, भेदक अर्थात अलग करने वाला, विशेषण भेद्य जो विभाजित होने वाली अर्थात विशेष के साथ समास होता है वह कर्मधारय समास होता है। विशेषणम विशेष्येन बहुलम सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है जो भेदक अर्थात अलग करने वाला अर्थात विशेषण का भेद और विभाजित होने वाला अर्थात विशेष के साथ समास होता है वह कर्मधारय समास होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो दिखा रहे हैं जो कृष्णः सर्पः, तो इसका जो है कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः, लेकिन यहाँ पर जो इसका विग्रह किया गया है वह गलत है। कृष्णः सर्पः का जो है विग्रह इस प्रकार होगा कृष्णश्चासौ सर्पः, इसको काट करके आप ऐसा जो है विग्रह अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कृष्णश्चासौ सर्पः, यह विग्रह जो है कृष्णः सर्पः का होता है। तो यह विग्रह आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कृष्णश्चासौ सर्पः इति कृष्ण सर्पः, ऐसा विग्रह होगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है भैया कु शब्द का अर्थ जब जो है खराब या बुरा हो, कु शब्द का जो है अर्थ जब खराब या बुरा होता है तब इस पद का समास किसी संज्ञा से होकर पूरा कर्मधारय समास हो जाता है। जब कु शब्द का अर्थ जो है कुत्सित या बुरा या खराब हो तब इस पद का समास जो है किसी संज्ञा के साथ में पूरा हो करके कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे कुत्सितः पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः क्या बन जाएगा कुपुरुषः, ऐसा रूप बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कुत्सितः देशः कुदेशः, कुत्सितः पुत्रः कुपुत्रः, यहाँ पर सब जो है खराब अर्थ में या बुरा अर्थ में कु है। कुगेहनी कुशिष्यः, कुगेहनी कुशिष्यः, कहीं कहीं कु का रूपांतर शब्द यदि कद हो जाता है तो वहाँ भी क्या हो जाता है कुत्सितम अन्नम कदन्नम, अर्थात जो खराब अन्न है वह क्या हो जाएगा कदन्नम हो जाएगा। और कहीं कहीं का भी हो जाता है, कहीं कहीं क्या हो जाता है का भी हो जाता है। जैसे कुत्सितः पुरुषः का पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः को क्या कहेंगे का पुरुषः। तो कहीं कहीं क्या हो जाता है कु को कद हो जाता है, कहीं कहीं कु को का भी हो जाता है, ऐसा आपको याद रखना होगा। यूपी टीजीटी में आपको पूछ सकता है जो यहाँ पर का पुरुषः में जो है इसका व्युत्पत्ति आप कैसे करेंगे, तो कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः ऐसा व्युत्पत्ति करेंगे। और यहाँ पर जो है कु को क्या आदेश हुआ है यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। का पुरुषः इत्यत्र का इत्यस्य मूल प्रकृति ही का, तो आपको यहाँ पर लिखना है कु इति मूल प्रकृति ही अस्ति। अब ख नंबर का नियम आ गया, उसमें कह रहे हैं उपमान पूर्वपद कर्मधारय। ख नंबर के नियम में जो है उपमान पूर्वपद कर्मधारय जो है वह दिखा रहे हैं। जब किसी वस्तु से उपमा दी जाए तो वह वस्तु जिसमें उपमा दी जाए वह गुण जिसकी उपमा ही मिलकर कर्मधारय समास होंगे और समास का नाम उपमान पूर्वपद कर्मधारय होगा। कह रहे हैं भैया जब किसी वस्तु से उपमा दी जाए तो वह वस्तु जिसमें उपमा दी जाए वह गुण जिसको उपमा हो मिलकर कर्मधारय समास होंगे और इस समास का नाम क्या हो जाता है उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे घनः इव श्यामः, तो यहाँ पर क्या हो रहा है तो घन का जो है श्याम के साथ क्या हो रहा है उपमा दिया जा रहा है। घन इव श्यामः, घन इव
श्याम का जो है घन के साथ जो है उपमा दिया जा रहा है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कर्मधारय समास हो गया, घनश्यामः बन गया। चंद्र इव आह्लादकः, चंद्र के समान जो आह्लादक है तो चंद्राह्लादकः, यहाँ पर भी उपमा दी जा रही है। अब कह रहे हैं भैया, जो प्रथम उदाहरण में किसी वस्तु की बादल से उपमा दी गई है और यह बतलाया गया है कि वस्तु ऐसा श्याम है जैसा बादल, यहाँ बादल जो है वह क्या है, उपमान है, श्याम जो कि सामान्य गुण है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में चंद्र जो है वह क्या है, उपमान है, और आह्लादक जो है वह सामान्य गुण है। इस समास में उपमान प्रथम आता है, इसीलिए इसका उपमान पूर्व पद कहते हैं। कह रहे हैं भैया, प्रथम उदाहरण में किसी वस्तु की बादल से उपमा दी गई है और यह बतलाया गया है कि वह वस्तु ऐसी श्याम है जैसा कि बादल। यहाँ बादल जो है उपमान हो गया और श्याम जो है सामान्य गुण हो गया। अब मित्रों, घन इव श्यामः में जो है वह बादल क्या हो गया, उपमान हो गया, और श्याम क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो श्याम क्या है, सामान्य गुण है, और यहाँ पर बादल के उपमान होने के कारण और यहाँ पर गुण के जो है सामान्य गुण होने के कारण क्या हो गया, कर्मधारय तत्पुरुष हो गया। इसी प्रकार दूसरा जो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, चंद्र इव आह्लादकः, वह क्या है, तो दूसरे में जो है चंद्र क्या है, उपमान है और सामान्य गुण है, जो आह्लादकत्व गुण है वह सामान्य गुण है, तो इसमें कर्मधारय समास हो गया। इस समास में उपमान जो है वह प्रथम आता है, इसीलिए इसका उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास इसको कहा जाता है। अब हम लोग उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास में कहा जा रहा है, जब उपमित जिस वस्तु की उपमा दी जाए, अर्थात उपमित मतलब क्या होता है, तो कहते हैं जिस वस्तु की उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए। उपमान का मतलब कि क्या हो गया, जिससे उपमा दी जाए उसको क्या कहते हैं हम, उपमा कहते हैं। और उपमित किसको कहते हैं, तो जिस वस्तु की उपमा दी जाए। अब कह रहे हैं भैया, दोनों साथ साथ आवे, यदि दोनों यह उपमा और उपमित यह दोनों साथ साथ आए तब उस कर्मधारय समास को उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास कहते हैं, क्योंकि यहाँ उपमान जो है प्रथम शब्द न होकर के द्वितीय होता है। मुखम कमलम इव मुख कमलम, यहाँ पर दे रहे हैं मुखम कमलम इव मुख कमलम। पुरुषः व्याघ्रः इव पुरुष व्याघ्रः, पुरुषः व्याघ्र इव पुरुष व्याघ्र। यहाँ पर नोट में दिखा रहे हैं कि अंतर्गत समासों में वह गुण प्रकट कर दिया गया है जिसके कारण उपमा होती है। अब और जो है आगे कह रहे हैं, गौ के अंतर्गत समासों में वह गुण प्रकट किया जाता है, केवल यह बता दिया जाता है कि वह उपमेय और उपमान के समान हैं। अब कह रहे हैं जो यहाँ पर मुख कमलम पुरुष व्याघ्र आदि इस श्रेणी के समासों का दो प्रकार से विग्रह कर सकते हैं। एक जो है मुखमेव कमलम, अर्थात मुख ही कमल है, पुरुष एव व्याघ्र, पुरुष ही व्याघ्र है। मुखम कमलम इव मुख कमलम, पुरुष व्याघ्र इव पुरुष व्याघ्र, इस दो प्रकार से जो है इसका विग्रह कर सकते हैं। अब कह रहे हैं भैया, पहले को रूपक समास कहेंगे क्योंकि एक पर दूसरे का आरोप किया गया है। दूसरे में जो है उपमित समास कहेंगे क्योंकि इसमें उपमा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र आ गया, किम छेपे। सूत्र कौन सा आ गया, किम छेपे आ गया।
किम छेपे। इसके बाद आ गया उपमानानि सामान्य वचने ही। इसके बाद कौन सा सूत्र आ गया, उपमानानि सामान्य वचने ही। तो यहाँ पर जो है उपमान वाचक हो और सामान्य हो तो इन दोनों में समास हो जाता है। तो घन इव श्यामः में जो है घन जो है वह उपमान है, श्याम सामान्य गुण है, इसलिए दोनों में समास हो गया। तो घन श्यामः यह कर्मधारय समास हो गया। अब एक आ गया सूत्र उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे। उपमितम व्याघ्रादिभिः, इससे जो है पुरुषो व्याघ्र इव पुरुष व्याघ्र ऐसा समास करके समास हो गया। अब आगे जब चलते हैं तो यहाँ पर विशेषणो भय कर्मधारय समास दिखा रहे हैं। विशेषणो भय पदा कर्मधारय कह रहे हैं भैया, जहाँ पर दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को विशेषणो भय कर्मधारय समास कहते हैं। दो समानाधिकरण विशेषणों के समास को क्या कहा जाता है, विशेषणो भय पद कर्मधारय समास कहते हैं। दो समान अधिकरण रखने वाले जो विशेषण के समास होंगे उसे विशेषणो भय पद कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे कृष्णश्च श्वेतश्च कृष्णश्वेतः, कृष्णश्च श्वेतश्च कृष्ण श्वेतः, यह यहाँ पर उदाहरण दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, तो अर्थात अश्वः, जो मतलब अश्व है वह कैसा है, काले रंग का भी है और सफ़ेद रंग का भी है। इसी प्रकार दो अक्त प्रत्यय में अंत में आने वाले शब्द जो वस्तुतः विशेषण ही होते हैं, इसी प्रकार दो अक्त प्रत्यय अंत में आने वाले शब्द जो वस्तुतः विशेषण होते हैं वह इसी प्रकार समास बनाते हैं। जैसे अस्नातश्च अनुलिप्तश्च अस्नातानुलिप्तः, अस्नातश्च अनुलिप्तश्च अस्नातानुलिप्तः ऐसा कह रहे हैं। दो विशेषणों में से, अब कह रहे हैं भैया दो विशेषणों में से एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो सकता है। दो विशेषण में जो है वह एक दूसरे का प्रतिवादी भी हो जा सकता है। जैसे चरंच अचरंच चराचरम, चरंच अचरंच इति चराचरम, कृतंच अकृतंच इति कृताकृतम। तो यहाँ पर क्या है, दोनों विशेषण परस्पर भिन्न है, प्रतिवादी है, एक दूसरे का उलट है। तो चराचरम का अर्थ हो गया जगत, कृताकृतम का अर्थ हो गया कर्म जो हम किए हैं, खराब या शुभ कर्म किए हैं। तो इस प्रकार मित्रों तत्पुरुष समास यहाँ पे समाप्त होता है। अगले में जो है जो तत्पुरुष समास का ही दूसरा भेद है द्विगु समास, वह उनके भेद को हम आगे की वीडियो में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे छोड़ रहा हूँ।